नमस्कार दोस्तों। एक दिन में 47 लाख। अब प्रॉफिट या लॉस ये तो आपको आगे ही पता चलेगा, लेकिन अपनी ट्रेडिंग जर्नी से रिलेटेड आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अतुल जैन, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त, और काफ़ी लंबे समय के बाद आपके लिए एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत ज़बरदस्त तरीके से शेयर बाज़ार ऊपर भाग रहा है, ट्रेडिंग उस हिसाब से चल रही है, अप्स एंड डाउन्स तो होते ही रहते हैं। तो अपनी शेयर मार्केट की ट्रेडिंग जर्नी का दूसरी बार एक वीडियो लेकर आया हूँ। उससे पहले मैंने एक बार अपने लॉस का वीडियो भी बनाया था। तो इस बार देखते हैं प्रॉफ़िट है या लॉस है। लेकिन इतना मेरे को पक्का लग रहा है कि वीडियो आपको पसंद आएगा और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक चीज़ तो शेयर मार्केट में पक्की है कि जो बड़े प्रॉफ़िट या बड़े लॉस होते हैं, वो हमेशा इंसान को याद रहते हैं। मतलब छोटे-मोटे तो फिर भी इंसान भूलता रहता है, लेकिन बड़ा लॉस हमेशा तब तक याद रहता है या बड़ा प्रॉफ़िट तब तक याद रहता है, जब तक उससे भी बड़ा प्रॉफ़िट या उससे भी बड़ा लॉस अगली बार ना हो जाए। तो पिछले 2 महीने मेरे शेयर मार्केट की जर्नी में काफ़ी इंटरेस्टिंग गए हैं, एकदम रोलर कोस्टर राइड थी। तो मैंने सोचा कुछ आपके साथ उस राइड में से ऐसा शेयर करता हूँ, जिससे आपको शायद कुछ सीखने को मिले। शायद आपको कुछ ऐसा मिले जिससे आपकी अपनी शेयर मार्केट की जर्नी बेहतर हो सकती है। मैं अपने दोनों महीने के 2 इंस्टेंसेस आपके साथ शेयर करूँगा। एक इंस्टेंस थोड़ा ज़रा बड़े तरीके से शेयर करूँगा, लंबे विस्तार में शेयर करूँगा। दूसरे वाला थोड़ा समरी में निपटाने की कोशिश करूँगा, और आपको बाद में चाहिए तो उसकी भी मैं बड़ी वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक वार्निंग, एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये जो मेरा वीडियो है आज का, ये शेयर मार्केट ट्रेडिंग के बारे में है। इवन दो मैं कहानी की तरह सुना रहा हूँ, लेकिन ये ट्रेडिंग के बारे में है, वो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग के बारे में, खासकर ऑप्शंस की ट्रेडिंग के बारे में। तो अगर आपको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, आप एफ-एन-ओ करना नहीं चाहते, तो इस वीडियो से लॉग आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें सबको पता है कि एफ-एन-ओ में 90% लोग तो अपना पैसा बर्बाद ही करते हैं, होती है केवल 10% लोग पैसा बना पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं अपनी जर्नी और खासकर अपने उस जर्नी में क्या लर्निंग्स हैं, उनको आपके साथ शेयर करूँगा। तो डेफ़िनेटली आपको पसंद आएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में केवल मैं अपने साथ हुई घटनाओं को शेयर नहीं करूँगा, एक समराइज़्ड वे में 10 ऐसी बहुत इम्पोर्टेंट लर्निंग्स आपके साथ शेयर करूँगा, जो मैंने गाँठ बाँध ली है। और इतना तो पक्का है, शेयर मार्केट में जो भी हम रूल्स और जो भी हम गाँठ बाँधते हैं, वो ज़िंदगी भर के लिए नहीं होती। कहीं न कहीं कोई सिचुएशन, कहीं न कहीं कोई मार्केट का उछाल या गिराव उसको चेंज भी कर देता है। लेकिन मेरे को लगता है किसी भी समय हमारा कुछ ना कुछ एक रेफ़रेंस पॉइंट होना चाहिए कि इस समय मेरे रूल्स क्या हैं। और हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं काफ़ी समय के बाद पहली बार अपना ऑप्शंस का वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो थोड़ा-सा अपनी ऑप्शन सेलिंग की जर्नी के बारे में आपको बताऊँगा। मैं कौन हूँ, ख़ासकर स्टॉक मार्केट के हिसाब से, और किस तरह की मैं ट्रेडिंग करता हूँ। क्योंकि कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इससे ज़्यादा ज़रूरी इंसान के लिए ये जानना है कि वो शेयर मार्केट में किस तरह की ट्रेडिंग करता है। क्योंकि एक बात तो पक्की है, जिस तरह से ट्रेडिंग मैं करता हूँ, उस तरह से मार्केट में बहुत कम लोग करते हैं। कम इन द सेंस कि ज़्यादा लोग बायर हैं, मैं सेलर हूँ। तो बेसिकली मैं ऑप्शन सेलर हूँ, तो हर चीज़ मेरा दिमाग केवल उसी तरह से सेट है कि ऑप्शन सेलर के नज़रिए से क्या देखना है। तेज़ी होती है तो, मंदी होती है तो, साइडवेज़ मार्केट होती है तो, मैं हमेशा ऑप्शन सेलर के नज़रिए से उसको देखता हूँ। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑप्शन सेलर किस तरह से सोचता है। मुझे ऑप्शन बाइंग समझ में ही नहीं आती, और मैं उसको करने की कोशिश भी नहीं की है। कई लोग बोलते हैं कभी-कभी तुम इतने अच्छे ट्रेंड पकड़ लेते हो तो बाइंग में तो रिस्क भी कम है और प्रॉफिट भी ज़्यादा, उससे क्यों नहीं करते? लेकिन मैं फिर भी ऑप्शन सेलिंग से ही सारे काम करता हूँ, और मुझे इस बात पे बड़ा गर्व है कि पिछले 5 साल से मैं प्रॉफिटेबल ऑप्शन सेलर हूँ। स्ट्रैटेजी क्या है? मेरा तरीका क्या है? तो सबसे पहली बात तो है कि मैं पोज़िशनल ऑप्शन सेलर हूँ, और जो मेरी ट्रेडिंग की कैपिटल है, वो कुछ करोड़ रुपए में है, तो बहुत बड़ी कैपिटल के साथ, कम से कम मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी कैपिटल है। मैं ट्रेड करता हूँ, तो कहीं न कहीं मुझे रिस्क ज़्यादा लेना पसंद नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरी कैपिटल पे रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ऑप्शन सेलिंग में लोग बोलते हैं कि अनलिमिटेड रिस्क होता है। एग्ज़ैक्ट नंबर मैं आपको बताना नहीं चाहता, लेकिन कहीं न कहीं इस वीडियो में आप समझ जाएँगे मेरा एग्ज़ैक्ट नंबर क्या है। तो अगर समझ जाए तो वो भी आप वीडियो में कमेंट में लिख सकते हैं कि मेरा एग्ज़ैक्ट नंबर ट्रेडिंग कैपिटल का क्या है। मैंने एक वीडियो किया था डिजिटल ब्लॉगर के साथ लास्ट ईयर, तो उसमें मैंने उनके साथ अपना प्रॉफ़िट एंड लॉस शेयर किया था। उन्होंने खुद लॉगिन करके मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफ़िट एंड लॉस देखा था। तो इवन दो मैं कभी अपने वीडियोज़ नहीं दिखाता, पी-एंड-एल के स्टेटमेंट्स कहीं नहीं डालता, कहीं उसका शॉर्ट नहीं डालता, लेकिन हाँ, इतना पक्का है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं हर साल प्रॉफ़िटेबल हूँ, और अगर कोई आगे इंटरव्यू होगा या कोई चैनल
खासकर यूट्यूब वाला चैनल मेरे साथ बातचीत करेगा, तो उनके साथ या किसी के भी साथ मैं अपने P&L वन ऑन वन शेयर कर सकता हूँ, उसको लॉगिन देके कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाँ, अगली बात ये है कि मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है, सेशन नहीं है, सर्विस नहीं है और मेरा यूट्यूब चैनल भी फिलहाल तो ऐड फ्री है। तो कोई भी अगर मेरे नाम से अगर आपके पास अप्रोच करता है या अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अपना कोई कोर्स बेचने के चक्कर में हूँ आपको, ऐसा कम से कम फिलहाल तो नहीं है। और मुझे लगता है कि मैं रीज़नेबली सक्सेसफुल हूँ स्टॉक मार्केट की जर्नी में। कभी-कभी प्रॉफ़िट या लॉस मेरी रेंज के बाहर हो जाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि वो जो एक रेंज है मेरी, जो मेरा माइंडसेट है, उसमें रहे तो चीज़ें अच्छी हैं। तो मेरा ट्रेडिशनल ट्रेडिंग का स्टाइल क्या है? मैं एक पोज़िशनल ऑप्शन सेलर हूँ। तो इस वीडियो में उसी हिसाब से हम चीज़ों को समझेंगे। थोड़ा-सा जेनेरिक रखूँगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो अगर आपको ऑप्शन सेलिंग के बारे में और ज़्यादा जानना है, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बताते हैं ऑप्शन सेलिंग क्या होती है। ऑफ कोर्स 90% लोग बाइंग करते हैं या फिर 70-80% लोग बाई करते हैं। सेलिंग के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, यूट्यूब वीडियोज़ हैं। मेरे अपने चैनल पर भी एक प्लेलिस्ट है केवल ऑप्शन सेलिंग को लेकर, उसको भी आप देख सकते हैं। और इवन दो मैं बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाकर उसमें नहीं डालता। बेसिकली मेरी फिलॉसफी ये है कि मैं मुफ्त में ट्रेडिंग करता हूँ। मुफ्त में ट्रेडिंग का मतलब ये हो गया दोस्तों, मुफ्त में तो कुछ भी नहीं होता, कि मेरे जो भी शेयर्स हैं, जो मेरा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, जिसको मैं बहुत ही ध्यान से बनाता हूँ, बड़ी कैपिटल है इसलिए। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल को मैं लॉन्ग टर्म शेयर्स को मैं प्लेज कर देता हूँ और उन शेयर्स को प्लेज करके, कुछ बॉन्ड को प्लेज करके, मुझे मार्जिन मनी मिलता है। तो जनरली अगर आप 1 करोड़ रुपए के शेयर्स प्लेज करते हैं, तो आपको 80-85 लाख रुपए मार्जिन मनी मिल जाता है। तो उस 80-85 लैक्स के ऊपर आप जैसे मैं उसमें ट्रेडिंग करता हूँ, तो जितने करोड़ का पोर्टफोलियो होगा उस हिसाब से मेरे को मार्जिन मिल जाता है। तो बेसिकली जेब से हार्डली कुछ पैसा देना पड़ता है क्योंकि मेरा ब्रोकर मेरे को काफ़ी ज़्यादा लेवरेज दे देता है मार्जिन के हिसाब से और कैश में बहुत कम लगाता हूँ उसमें। अपनी सेफ्टी के हिसाब से जो कैश डाल लूँ वो डाल लूँ। तो ल वैल्यू कुछ करोड़ में हो गई। मेरा टारगेट बहुत सिंपल है कि मुझे हर महीने 2 से 3% रुपया कमाना है अपने कैपिटल पे। कैपिटल बड़ा है तो 2 से 3% भी बहुत लगता है। ऐसा नहीं है कि हर महीने कमा ही लेता हूँ, किसी महीने प्लस, किसी महीने माइनस। और जो मेरी जो क्योंकि ऑप्शन सेलिंग करता हूँ मैं, तो अगर मार्केट में बड़ा मूवमेंट आ गया, ऊपर या नीचे, दोनों ही मेरे लिए नुकसानदायक हैं। तो ये मैं सब इसलिए बता रहा हूँ आपको जिससे कि जो मैं अपनी कहानी आगे आपको सुनाऊँगा, उससे आप रिलेट कर पाएँगे कि मेरी ट्रेडिंग में क्या हुआ और जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग कैसे हुई। तो प्लस या माइनस मेरे लिए खतरनाक है और बड़े यू टर्न मार्केट में आ जाए मतलब मार्केट 100,000 पॉइंट्स ऊपर जाके 1000 पॉइंट नीचे गिर जाए, 400 पॉइंट ऊपर जाके 400 पॉइंट नीचे गिर जाए, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। तो वो भी मेरे लिए अच्छा नहीं क्योंकि तब तक मैं दूसरी साइड का एडजस्टमेंट कर चुका होऊँगा। मैं केवल निफ्टी, बैंक निफ्टी में प्राइमरीली ट्रेड करता हूँ और वो मैं ट्रेडिंग वीकली करता हूँ, मंथली करता हूँ और थोड़ा बहुत फार आउट ऑफ मंथ 3-4 महीने दूर भी करता हूँ। और मोस्टली मैं स्ट्रैंगल बनाता हूँ, शॉर्ट स्ट्रैंगल या कभी उसको आयन कॉन्डोर का फॉर्मेट दे देता हूँ जिससे कि मेरी हेजिंग रहे तो बहुत बड़े लॉसेस से मैं बचा रहूँ, कभी-कभी उससे मार्जिन भी ज़्यादा मिल जाता है। मेरे कुछ फेवरेट शेयर्स भी हैं जिनके ऊपर मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग करता हूँ और वो शेयर्स के ट्रेंड को लेके मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि कुछ शेयर्स को मैं कॉल सेल करके खेलूँ, कुछ शेयर को मैं पुट सेल करके खेलूँ जिससे कि एक संतुलन बना रहे। और ये जितने भी मैं स्ट्रैटेजीज़ बताऊँगा उन सबके वीडियोज़ कहीं न कहीं मेरे चैनल पर हैं। तो जो मैं है वो मैं सेटअप कर देता हूँ अपना मोस्टली मंथ का सेटअप करता हूँ या फिर कम से कम 1, 2, 3, 4 हफ्ते दूर का। मैं हार्डली कभी भी डेली इंट्राडे के हिसाब से या आज की एक्सपायरी के हिसाब से सेटअप नहीं करता। इनफैक्ट जो मेरा सेटअप होता है वो भी जब एक्सपायरी पास आने वाली होती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अधिकतर 1 हफ्ते पहले या 3 दिन पहले या 4 दिन पहले उसको बंद कर दूँ। मेरी कैपिटल का 60 टू 70% पैसा जो है, वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेड्स में लगता है। 10 से 20% कैपिटल मेरा इंडिविजुअल स्टॉक्स में लगता है, उनके सिक्योर्ड पुट, कवर्ड कॉल, व्हील स्ट्रैटेजी या शॉर्ट स्ट्रैंगल या आयन कॉन्डोर। तो बेसिकली इन ये 4-5 चीज़ें मैंने बताई हैं, इनका इंडिविजुअल वीडियो मेरी अपनी वेबसाइट पे भी है और अच्छे-अच्छे वीडियोज़ आपको और भी जगह मिल जाएँगे। फिलहाल मैं आपके साथ 2 स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले 47 लाख रुपीज़ की बात करें कि एक दिन में 47 रुपीज़ का क्या हुआ। तो इस कहानी में सब कुछ है जो आपको बॉलीवुड में मिलता है। इस कहानी में स्ट्रैटेजीज़ हैं, लर्निंग्स हैं, एक्शन, ड्रामा, सस्पेंस, आर्ट भी है और वैसे तो रोमांस आपको नहीं दिखेगा लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं शेयर मार्केट में अपना इतने पैशन के साथ काम कर रहा हूँ तो कहीं न कहीं वो वाला रोमांस तो है ही।
तो मेरी पहली कहानी है, एक दिन में 47 लाख रुपीस का लॉस जो मेरे को ऑप्शन ट्रेडिंग में हुआ जून के महीने में। और आप गेस तो कर ही सकते होंगे, वो था 4 जून का दिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था। उस दिन क्या हुआ मेरे साथ, क्या मैंने गलतियां की, सब आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरी कहानी, मेरा बेस्ट मंथ इस शेयर मार्केट का, जो कि जुलाई का महीना फिलहाल खत्म हो रहा है, लेकिन मैंने अपने बुक्स क्लोज कर दी है तो उसका वीडियो मैं आज ही बना सकता हूँ। अभी तो वैसे 27 तारीख है आज जुलाई की, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे हाँ, खासकर ये है कि मैं लेसन्स भी शेयर करूंगा। तो थोड़ा आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ। चलिए रिवर्स पीछे चलते हैं। 1 जून, 1 जून को निफ्टी पे करते हैं। देखिए मैं निफ्टी का रेफरेंस लूंगा, और जबकि मेरी पोजीशन निफ्टी बैंक निफ्टी में बराबर बराबर रही हैं दोनों, और कई सौ लॉट्स में मैं ट्रेड कर लेता हूँ एक बार में, और ओवरनाइट पोजीशंस भी लेके जाता हूँ, भले ही थोड़ी हेजिंग रहे उसमें। तो निफ्टी की अगर मैं बात करूंगा तो बैंक निफ्टी का मूवमेंट भी लगभग सेम ही है। अगर निफ्टी 1000 पॉइंट चढ़ता है तो बैंक निफ्टी 3000 पॉइंट चढ़ता है, निफ्टी 1000 पॉइंट गिरता है तो बैंक निफ्टी 3000 पॉइंट। निफ्टी 24,000 का है, बैंक निफ्टी 50,000 का है, तो लगभग 1:2.5 का रेशियो इनमें इन जनरल हर तरह से रहता है। ये इनका रिश्ता है। तो 31 मई को निफ्टी 22,530, 22,500 के करीब पे बंद हुआ। ठीक है। 3 जून को क्या हुआ, 3 जून को ऑब्वियसली एग्जिट पोल आ चुके थे, तो निफ्टी वहां से 700 पॉइंट ऊपर 23,300 के पास बंद हुआ। और 4 जून को एक्चुअल जब रिजल्ट आए तो मार्केट टर 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 गिर गई। तो ये ओवरऑल मैं आपको बैकग्राउंड दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए कि मेरी पोजीशंस में क्या क्या हुआ होगा। ऑब्वियसली डिटेल में जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं कि 3 जून को बैंक निफ्टी, एक्चुअली 4 जून को बैंक निफ्टी लगभग 4,000 पॉइंट गिरा, और 4 जून को निफ्टी 1-1,500 पॉइंट गिरा। तो उससे क्या होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर मैंने 3 जून को, देखिए 3 जून को, अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं। वीकेंड पे जब सारे के सारे टीवी चैनल्स एकदम बढ़ चढ़ के 300 पार, और कई चैनल्स ने तो 400 पार, है ना, एक सरकार की भक्ति में कई चैनल्स ने दिखा दिया कि 400 पार भी हम करा सकते हैं। तो 400 पार मोदी सरकार को उन्होंने नंबर दे दिया। उसमें उस समय तो हमें बड़ा एक्साइटमेंट था, मुझे बड़ा एक्साइटमेंट था कि चलो यार मोदी जी की गवर्नमेंट फिर से आ रही है, स्टेबल लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बनेगी, 400 पार हो जाएंगे। तो उसकी वजह से 3 जून को मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गई, और इतनी ऊपर गई कि 400-500 पॉइंट। और हर कोई सोच रहा था कि अब ये जो 3 जून को मार्केट बंद हुई है, इसके नीचे तो 4 जून को मार्केट बंद होगी नहीं, मतलब हर कोई तेजी के मूड में था। तो मैं काफी कॉशियस ऑप्शन सेलर हूँ। वैसे मेरा एक रूल है कि बड़ी इवेंट वाले दिन ट्रेडिंग नहीं करनी, लेकिन फिर भी लालच तो इंसान को फंसा ही देता है। तो जब 3 जून को मार्केट 23,223 पर बंद होने लगी, तो मैंने कहा यार थोड़ा बहुत ट्रेड ट्रेंड तो बनता ही है। और वो बात अलग है कि अभी बता दो आपको, 4 जून को उससे 900 पॉइंट नीचे बंद हुई, तो कितना कितना ज्यादा मार्केट में उछल कूद मची होगी। तो चलिए वापस चलते हैं कि हाँ, आप ये समझ लीजिए 3 जून को अगर आपने एक 50 रुपए का या 100 रुपए का निफ्टी का पुट बेचा होगा, तो उसकी कीमत 4 जून को, जो चीज आपने 100 रुपए की बेची, मतलब मैं बात कर रहा हूँ लगभग 22,500 के आसपास। ओके। तो 4 जून को उस ही पुट की कीमत जो आपने 50 का बेचा था वो 1,000 रुपए होगी। तो एक तरह से आपको 20 गुना लॉस उसमें हो गया होगा। और ये मेरे साथ हुआ। खैर जब सब चैनल्स ने बीजेपी को 400 पार दिखाया, तो हम भी एक्साइटेड हो गए, थोड़ी सी हमने पोजीशन बना ली, अपनी 30-40% कैपिटल लगा दी मैंने, और थोड़े कॉल थोड़े पुट। ऑब्वियसली थोड़े कॉल मैंने कम लगाए क्योंकि मेरे को लगा था मार्केट ऊपर जाएगी, पुट की सेलिंग हमने ज्यादा कर दी। ठीक है। तो यहाँ से हमारी कहानी शुरू हुई। और फिर हुआ क्या, 4 जून को शेयर मार्केट खुली, और कहीं ना कहीं मार्केट के रंग दिखने लगे कि बीजेपी एनडीए की सीटें उतनी ज्यादा नहीं है, 400 पार तो दूर दूर तक नहीं है। तो दिन भर में इंट्रा डे इतना बड़ा स्टॉक मार्केट का मूवमेंट, इतना बड़ा निफ्टी का मूवमेंट मुझे याद नहीं है आपने कब देखा हो। 4 जून को निफ्टी का हाई 23,200 था, निफ्टी का हाई 21,200 था। तो एक तरह से लगभग लगभग
2000 पॉइंट्स का निफ्टी ने डंप दे दिया, मतलब कि वेरिएशन दे दिया एक ही दिन में 23,100 और 21,200 के बीच में, लगभग 1900 पॉइंट्स का। तो जो इतने दूर के 1000 पॉइंट्स दूर के भी मैंने पुट सेल किए हुए थे 100 रुपए के, उनकी वैल्यू 800 900 पहुंच गई। तो इतना खराब दिन था कि, और लेकिन ऑन द अदर हैंड जो मैंने कॉल बेचा था 100 रुपए का, 24,500 के पास, उसकी वैल्यू कितनी गिरती वो, क्योंकि हम तो ऑप्शन सेलर हैं। तो यही मेरी गलती थी कि मैंने सेलिंग की भी इवेंट वाले दिन, तो उसकी वैल्यू 100 रुपए से 30-40 रुपए रह गई। तो जिसमें मेरे को प्रॉफिट है, उसमें उसमें प्रॉफिट में मेरे को केवल 50% का प्रॉफिट है, जिसमें मेरे को लॉस है वो लॉस 600-700% है। और कहीं ना कहीं मेरी वॉल्यूम इतनी ज्यादा थी उन सब चीजों की कि मेरा नेट लॉस 4 जून को एंड ऑफ डे, दिन भर तो चढ़ता रहा, मैं अपनी तरफ से फायर फाइटिंग करता रहा। कहीं ना कहीं जो मेरा स्टॉप लॉस था वो भी थोड़ा दूर था, जो मेरी हेज थी वो भी थोड़ी दूर थी। उसने किक इन किया भी, लेकिन हेज वाली चीज 10 रुपए वाली 50 रुपए हो गई, 60 रुपए हो गई, लेकिन जो मेरा लॉस था उसकी जो क्वांटिटी वाइज, जो मेरा 100 रुपए वाली चीज 800-900 रुपए की, उसमें बहुत लॉस हुआ। तो मेरा MTM लॉस 4 जून को लाइफ में पहली बार 47 लाख रुपीस का था। तो 4 जून को जब मार्केट बंद हुई, तो कहीं ना कहीं मुझे चैन मिली कि लॉस तो होना कम हो गया है, लेकिन 47 लाख लॉस, एक्चुअली इसमें से 55 लाख रुपीस का मेरा लॉस हुआ था ऑप्शन पुट को सेल करके, जो मैंने पोजीशन बनाई हुई थी, और कॉल को बाय करके लगभग 7-8 रुपए का प्रॉफिट था। तो नेट नेट 47 लाख रुपीस का लॉस मेरा 4 जून एंड ऑफ डे था, जो कि बहुत ही जबरदस्त था मेरे हिसाब से। तो मेरे पोर्टफोलियो में भी लॉस था लगभग 15-17 लाख का, उसको तो मैं ऐड ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं उसको भी ऐड कर दिया तो 4 जून को 47 लाख प्लस 15-16 लाख, तो लगभग मेरा 62-63 लाख रुपीस का लॉस हो गया। लेकिन मुझे पता है कि स्टॉक मार्केट एंड ऑफ टाइम डे तो ऊपर चली ही जाती है, तो मेरी वरी थी मेरा MTM लॉस, क्योंकि थोड़ी सी ब्रोकर ने पोजीशंस भी काट दी थी। इंडिया विक्स बहुत तेजी से बढ़ रहा था, 4 जून को 30 भी टच कर गया था। तो एक तरह से ऑप्शंस में माल प्रीमियम गुदा बहुत था, ऑप्शन सेलर के हिसाब से बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं ऑलरेडी फंसा हुआ था तो कुछ अच्छा नहीं था। उसकी वजह से मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गई। मैंने इधर उधर से पैसा जुगाड़ा भी, जिससे कि मेरे पोजीशन ज्यादा ना कटे, फिर भी ब्रोकर ने थोड़ी पोजीशंस काट दी, तो कुल मिला के काफी खराब दिन था। हाँ, कॉल्स भी मैंने थोड़ा एग्रेसिव राइटिंग करनी शुरू कर दी, जिससे कि मेरे को थोड़ा सा लॉस बंद हो जाए। मेरा जो स्ट्रैंगल था वो थोड़ा स्ट्रैडल बन गया, रिवर्स स्ट्रैडल बन गया, सब कुछ हो गया। तो मेरा बिगेस्ट लॉस था वो, पोर्टफोलियो लॉस तो था ही। और लेकिन अब सबसे ज्यादा दिक्कत की बात क्या है कि ये मैंने इतना पैसा आज से पहले कभी नहीं गंवाया था, महीने में भी नहीं गंवाया था, MTM स्क्रीन पे भी नहीं गंवाया था, इससे दूर दूर तक। इससे पहले मेरा सबसे बड़ा लॉस ही महीने भर में मिला के भी 20-22 लाख रुपए का था। तो बहुत बड़ा झटका था मेरे लिए। दिन खत्म हुआ तो अ, कहीं ना कहीं अपना मंथन करने लगा कि अ, क्या गलतियां हुई, क्या मेरी मिस्टेक्स हुई। तो कहीं ना कहीं मेरे सामने ये सब पॉइंट्स एंड ऑफ डे घूम रहे थे कि ये सब क्यों हुआ, आगे क्या करना चाहिए, क्या मैंने सीखा। तो ये सब क्यों हुआ, इसमें ऑब्वियसली सबसे ज्यादा उंगलियां तो मेरे ऊपर खुद उठती हैं कि सबसे पहले तो मैंने एक बायस्ड मीडिया की एनालिसिस के ऊपर विश्वास किया, बिलीव किया कि ये सही बोल रहे हैं। और जब मार्केट इतना ज्यादा NDA को मेजोरिटी दे रही थी, तो कितना ज्यादा गिरेगा ना। तो कहीं ना कहीं वो था। दूसरा ऑब्वियसली मेरा अपना लालच था, तो मीडिया पर आंख मीच कर बिलीव करना, और अपना थोड़ा लालची होना, क्योंकि विक्स अच्छा था तो मेरे को लगा थोड़ा प्रीमियम कमा लूंगा। और इन दो चीजों की वजह से जो मैंने पोजीशन बनाई उसमें मुझे काफी ज्यादा गड़बड़ होने लगी। उसमें और मैंने क्या गड़बड़े की कि अपने रूल ब्रेक किए। कि मेरा एक रूल, जैसे मैंने बोला है कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल डे अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसमें ट्रेडिंग नहीं करनी है, पोजीशन भी बहुत कम बना के रखनी है, वो रूल ब्रेक हो गया। जो मेरी हेजेस थी वो थोड़ा ज्यादा दूर रह गई, तो हेजेस किक इन तो हुई, लेकिन जैसे मैंने बोला हेज तो 10 रुपए वाली 50-60 रुपए हुई, लेकिन जो मेरी ओरिजिनल पोजीशन थी वो 100 रुपए वाली 700-800-900 रुपए लॉस में चली गई। उस दिन शाम को मेरे क्या थॉट्स थे, देखिए, थॉट्स के बारे में बात करना बहुत जरूरी है कि मैं सोच क्या रहा था, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग केवल सब कुछ हमारा अपना माइंडसेट, हम कैसे एडजस्टमेंट्स करते हैं, हम क्या मार्केट के बारे में सोचते हैं, तो जो हमारे दिमाग में चल रहा है वो ही हम
आगे प्रोजेक्ट करेंगे अपनी ट्रेड्स में। तो ट्रेडिंग में जो अपनी थॉट प्रोसेस है, जो अपनी स्ट्रेटजीज हैं, जो अपना काम कूल है, वो ही सब कुछ होता है। तो एक चीज़ तो ये अच्छी थी कि कहीं न कहीं मैंने पोज़ीशन जो लगाई हुई तो मंथ एंड की पोज़ीशन थी। तो अभी हम 4 जून पे बैठे थे तो 20, 22, 25 जून की पोज़ीशंस थी। मैं पूरे दिन ऑप्स्ट्रा में अपनी पोज़ीशंस को लेके बैठा रहा, मार्केट के टेंटेटिव मूवमेंट्स को सोचकर मुझे ऐसा लगा कि अगर इस महीने मैंने इस 47 लैक्स में से 20-25 लाख भी किसी तरह से कवर अप कर लिया, तो फिर बाकी 2-3 महीने में शायद 1-2 महीने में मैं बाकी कवर कर लूँ, अगर मार्केट मेरे फ़ेवर में रही तो। और अगर मार्केट फ़ेवर में नहीं रही, तो फिर कुछ भी हो सकता है मतलब। लेकिन एक चीज़ पक्की थी, थोड़ा स्टॉक मार्केट में ना आपको सर्वाइवर भी होना होता है। मैं शटर क्लोज़ करने के मूड में नहीं था कि सब कुछ बंद करके 4 दिन चैन से बैठ जाऊँ। कहीं न कहीं उस समय लड़कर लड़कर मरने की भावना ज़्यादा थी रादर दैन कि चलो भई जो गलती हो गई, दुकान बंद करो और घर में बैठो। तो एक वो जो जुझारूपन था, वो मेरे दिमाग में था और कहीं न कहीं वो मेरे को आगे काम भी आपको बताऊँगा। तो जो एक फाइट बैक करने वाली विलिंगनेस थी और कॉन्ट्रा पोज़ीशन लेके मुझे पता था कि अगले कुछ दिनों में विक्स गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि एंड ऑफ डे इतना भी क्लियर था कि सरकार तो बीजेपी की या एनडीए की ही वापस आएगी, क्योंकि अच्छी खासी एक तरह से एनडीए लेवल पे मेजॉरिटी थी। अगला दिन शुरू हुआ, मैंने सोच लिया था कि फाइट करनी है और पैनिक नहीं करना है और कूल हेड के साथ अपनी ट्रेडिंग करनी है और बहुत ज़्यादा मतलब ये समझ लें अपनी पोज़ीशंस को लेके व्हाट इफ एनालिसिस पेपर पर, ऑप्स्ट्रा पर मैं इतने सारे सिचुएशंस बना लिए थे, कि मेरे को कॉन्फिडेंस था कि विक्स गिरने के साथ-साथ मेरे को कुछ ना कुछ रिकवरी शुरू हो जाएगी। तो अगला दिन शुरू हुआ और मार्केट थोड़ा ऊपर चढ़ी और 300-400 पॉइंट ऊपर चढ़ी। जो मैंने पोज़ीशंस लगाई थी उसमें विक्स भी थोड़ा ड्रॉप हुआ, 4 लाख रुपए का मेरे को वेडनेसडे में फ़ायदा हो गया। थर्सडे और फ्राइडे लगभग 3 लाख थर्सडे को, 4 लाख फ्राइडे को, तो टोटली मार्केट फ्राइडे को 23,290 पर क्लोज़ हुई। तो एक तरह से पूरा का पूरा जो लॉस था मार्केट का, वो मार्केट के तो गेन में कन्वर्ट हो गया। तो एक तरह से मेरा जो पोर्टफोलियो में 15-16 लाख का लॉस था, वो तो गेन हो गया। लेकिन जो मैंने एफ-एंड-ओ में 47 लैक्स गँवाया था, मार्केट वापस वहीं पहुँचने के बाद उसमें से केवल 12 लाख रुपए ही मैं कवर कर पाया। तो वीकेंड आने पर 7 जून को मेरे पास लगभग 36 लाख रुपए का लॉस, 36 लाख रुपीज़ का लॉस अभी भी खड़ा था और मैं सोच रहा था कि अब आगे क्या होगा? तो इस वीकेंड मैं किसी से बात नहीं किया। मेरी वाइफ़ से बात ऑब्वियसली करता हूँ क्योंकि उसको मेरी सब पोज़ीशंस के बारे में पता रहता है, शी अंडरस्टैंड्स और वो खुद भी थोड़ा स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में इन्वॉल्व रहती है। तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन, बहुत ज़्यादा व्हाट इफ सिचुएशंस, बहुत ज़्यादा ऑप्स्ट्रा एनालिसिस करके मैंने मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा बढ़ा कि शायद थोड़ा ये लॉस ज़्यादा कवर अप हो जाए इस महीने। तो पूरा 36 लाख तो कवर करने का शायद दिल के किसी कोने में इच्छा तो थी पर उम्मीद कम थी। लेकिन बहुत ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ अब बहुत ज़्यादा एक तरह से टेंस वीक गया मेरा, वीकेंड गया। तो अगला वीक मार्केट थोड़ी-सी ऊपर गई, मोर और लेस फ्लैट रही। 200-250 पॉइंट ऊपर गई, लेकिन मेरे हिसाब से वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। मोर और लेस फ्लैट रही तो लगभग ऑन एन एवरेज और थोड़ा मैंने अपना ऑब्वियसली हर रोज़ थोड़ी पोज़ीशंस मार्केट ऊपर जा रही थी तो थोड़ा पुट्स ऐड कर दिए। थोड़ा ये सब करके मिरेकुलसली 15 लाख और रिकवर हो गया। तो इसके रीज़न्स क्या थे? जैसे मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा समय मैंने एनालिसिस में बिताया था, तो बहुत अननेसेसरी ट्रेड्स नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था मार्केट थोड़ा-सा फ़ेवरेबल ही एक जगह पर बैठी है। विक्स गिर रहा था, ये बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न था और फ्लैटिश मार्केट और थोड़ा मैंने मार्केट में एक्स्ट्रा पैसा अपना किसी न किसी इस अकाउंट से मैंने उधार नहीं लिया कहीं से, लेकिन एक्स्ट्रा पैसा मेरे को मार्केट में डालना पड़ा जिससे कि मुझे क्योंकि मुझे फॉलिंग विक्स के ऊपर बहुत उम्मीद थी कि विक्स टूटेगा तो प्रॉफ़िट मेरे को मिलेगा, लॉस कवर अप होगा। ऑब्वियसली डर तो उसमें ये भी था कि प्रॉफ़िट बड़ा भी हो सकता है, राइट? तो वीक एंड होते-होते 14 जून को मैंने 15 लाख और रिकवर कर लिया। तो एक तरह से मेरा अब नेट लॉस 24 लाख के करीब का रह गया, 24-14 जून को। तो मार्केट क्लोज़ हुई 23,450 तो लगभग 160 पॉइंट्स ही मार्केट चढ़ी थी। तो अब मुझे एट लीस्ट थोड़ी-सी ये तसल्ली थी कि अब जो मेरा नेट लॉस है इस महीने का, ये मेरा सबसे बड़े पिछले लॉस के पास उस रेंज में आ गया है। हुँ। तो
तसल्ली थी, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा लॉस था, बहुत बड़ा डर था, क्योंकि जब ऐसे-ऐसे लॉसेस होने लगते हैं ना दोस्तों, तो लगता है कि यार बस इस महीने के बाद मेरे को ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो ये वीकेंड फिर से बहुत एंग्ज़ायटी में, प्लानिंग में, ऑप्स एनालिसिस में, सिचुएशंस बनाने में, व्हाट इफ सिनेरियो क्रिएट करने में गया। और अभी भी मुझे लग रहा था मार्केट थोड़ा पैसा आराम से देगी, क्योंकि विक्स अभी भी 14-15 के बीच में ही था। तो वीक 3 ये तो बहुत ही मैजिकल वीक मेरे लिए साबित हुआ, क्योंकि मार्केट का मूवमेंट ना के बराबर था। ऊपर थी लेकिन फिर भी ना के बराबर मूवमेंट था। तो एक तरह से इस वीक मेरा 21 लाख रुपया और रिकवर हुआ। तो मेरा नेट लॉस लगभग, हाँ, 3 लाख रुपए का लॉस बचा था। और निफ्टी 23,501 पे क्लोज़ हुआ। तो बस 60 पॉइंट्स इस वीक में निफ्टी ने गेन किया था। तो एक तरह से फ्लैट मार्केट का मेरे को काफ़ी एडवांटेज मिला। और डीके बहुत ज़्यादा मिला, क्योंकि एक तरह से एक्सपायरी पास आ रही थी और थीटा डीके का एडवांटेज मेरे को मिलने लगा। तो अब इस वीकेंड मेरे थॉट्स काफ़ी डिफरेंट थे। वीकेंड आया तो काफ़ी कॉन्फिडेंस था मेरे को कि अब तो शायद मेरे को ये महीना पॉज़िटिव भी हो जाए। मेरे दिमाग में तो बस यही इच्छा थी कि महीना न्यूट्रल हो और मैं बंद करूँ, कम से कम अगले 5, 7, 10 दिन चैन की बंसी बजाऊँ, कि इतना बड़ा लॉस एक्चुअली जो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस ही महीने कवर कर पाऊँगा, वो कवर होने वाला है। तो ख़ैर काफ़ी ज़्यादा मैंने अपनी स्ट्रैटेजीज़, पोज़ीशंस बना के रखी। तो जब अगला वीक शुरू हुआ, फाइनल वीक ऑफ द मंथ एक्सपायरी के हिसाब से, उसमें पहले ही दिन मैंने अपनी 70% पोज़ीशंस सबसे पहले क्लोज़ कर दी। और मुझे लगा कि कहीं न कहीं ठीक-ठाक चल रहा है, तो हो सकता है मेरा पूरा-पूरा कवर हो जाए। तो मार्केट मूवमेंट इस वीक काफ़ी ज़्यादा था लेकिन। हुँ, तो मंडे को एक्चुअली मेरा पूरा लॉस कवर हो गया। मैंने 70% पोज़ीशन बंद कर दी, लेकिन फिर भी वेडनेसडे को जब मार्केट बंद हुई, तब मेरा 3 लाख रुपए का लॉस था नेट, तो थोड़ा-सा लॉस बढ़ गया। लेकिन फिर थर्सडे, फ्राइडे के बाद मेरा नेट प्रॉफ़िट था 3 लाख रुपए का। तो दोस्तों ये जर्नी यहाँ खत्म हुई एक तरह से। 3 लाख रुपए प्रॉफ़िट पे मैंने जून का महीने की पूरी ट्रेडिंग बंद कर दी। वीकेंड में दबाकर पार्टी की और जो भगवान जी से मन्नत-वन्नत माँगी थी, अपना हिसाब से सब कुछ फुलफ़िल किया। और एक तरह से बहुत ही बड़े चैलेंजिंग मंथ से मैं निकल के आया। और क्योंकि शुरू में मैंने जैसे बोला कई बार कि मैं उम्मीद नहीं थी मेरे को कि इतने समय हो जाएगा। एक तरह तो देखा जाए तो 50 लाख रुपए की रिकवरी होगी मेरी साढ़े 3 हफ्ते के अंदर। तो बहुत बड़ी बात थी कि 20-25 दिन के अंदर 50 लाख गेन किया। लेकिन दोस्तों मैं, ऐसा नहीं है कि मैं इतना क्योंकि देखा जाए तो अगर मैं 4 जून को निकाल दूँ, तो 5 जून से लेके 25-26 जुलाई तक 50 लाख रुपए मैंने कमाए। तो लेकिन ये मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। मैं तो केवल 2, 3, 4% के लिए खेलता हूँ और उसमें मैं खुश हूँ। तो दिमाग में ये चीज़ आने लगती है कि अरे यार! 1 महीने में इतना पैसा भी कमाया जा सकता है। लेकिन वो चीज़ मेरे दिमाग में नहीं थी। मैं तो बस इसलिए हैप्पी था कि मंथ अच्छा निकला। एक्चुअली मेरे बड़े-बड़े प्रॉफ़िट्स वाले मंथ से ज़्यादा अच्छा निकला। मैं प्रॉफ़िट में आके बैठ गया। लेकिन फाइनली मैं महीने को पॉज़िटिव में क्लोज़ कर पाया, यही बहुत बड़ी बात है। और उन सीखों को बताने से पहले अगले महीने की कहानी भी पहले निपटा लेते हैं, जिससे कि समरी में आपको सब चीज़ें बता पाऊँ। कि जनरली मैं 2 से 3% अपनी कैपिटल पे बनाने की कोशिश करता हूँ हर महीने। कभी-कभी मार्केट काफ़ी उदार होती है, दयावान होती है आपको, तो एज़ अ ऑप्शन सेलर आपको 2-3% के सेटअप पे 5-6% भी दे देती है, थोड़े बहुत अगर आप एडजस्टमेंट टाइमली कर दो और मार्केट आपका साथ दे। मार्केट का साथ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए। तो इसी से हम अपनी अगली स्टोरी शेयर करते हैं, लेकिन उस स्टोरी को शेयर करने से पहले एक बार फिर से जैसे मैंने आपको बोला, मैं एक फुल टाइम इन्वेस्टर हूँ और ट्रेडर हूँ, राइट? और हर हफ्ते डेली बेसिस पे कोशिश करता हूँ अपने मार्केट के इनसाइट्स को शेयर करूँ पब्लिक के साथ। एटलीस्ट निफ्टी का मूवमेंट कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफ़िकेशन बटन को टिंग भी कर दें, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ जानकारी अपने हिसाब से अच्छी मिलती रहेगी और अच्छी लगे तो रोज़ देख सकते हैं उसको। और लाइक माइंडेड लोगों के साथ मेरा ये वीडियो शेयर करें और कमेंट कीजिए कि इस पोस्ट में क्या चीज़ आपको अच्छी लगी या क्या चीज़ के बारे में आप ज़्यादा जानना चाहेंगे? मैं बहुत खुश होऊँगा आपकी क्वेरीज़ को आंसर करके।
तो जुलाई के महीने में हमें पहले से ही पता था कि इस बार बजट की इवेंट आने वाली है 23 जुलाई को, और बजट की इवेंट से पहले तो मार्केट अपना हिसाब-किताब बंद करना ही है। तो मेरे मेरे हिसाब से मार्केट 23 जुलाई से पहले ही ये महीना खत्म हो जाना था। उसके बाद हल्का-फुल्का मैंने ट्रेडिंग भले ही कर लिया, अब तो मैं 27-28 जुलाई में बैठे हैं हम लोग। लेकिन जुलाई में ऑलरेडी इंडिया विक्स थोड़ा ज़्यादा ही था, क्योंकि बजट भी आना था, तो मार्केट ने पूरा विक्स को वापस 10-11 के नंबर पे नहीं लाया था। तो जुलाई के महीने में मैंने अपना सेटअप शुरू किया, थोड़ा मंथली, थोड़ा वीकली और थोड़ा-सा सितंबर, थोड़ा-सा दिसंबर, इस तरह के हमने आयन कॉन्डोर्स बनाए। और इन जनरल जो मैं बोलता हूँ, कुछ शेयर्स को हमने पुट सेल किया, कुछ शेयर को हमने कॉल सेल किया, जिससे कि संतुलन बना रहे। मार्केट का नेट मूवमेंट पूरा जुलाई का महीना अगर आप देखो तो बहुत ही कम रहा। मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी अच्छे मार्केट किसी-किसी महीने, मतलब मार्केट दे पैसे देने के लिए बैठी है, कि इतने कम मूवमेंट की वजह से जुलाई का महीना मेरा बेस्ट मंथ एक तरह से 7% के प्रॉफिट पे बंद हुआ। जो इंसान 2-3% की कोशिश कर रहा है, तो मार्केट देने के लिए तैयार है, तो 7% जुलाई के महीने मार्केट ने मेरे को दे दिया, और मैंने जुलाई का महीना 3 दिन पहले ही बंद कर दिया। थोड़ा-सा शायद मैं एग्रेसिव हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मैं कहीं भी नहीं था। और पूरा कंट्रोल पूरे के पूरे पोज़ीशंस पे मेरा था। जैसे मैंने बताया, स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी, आयरन कॉन्डोर्स बनाए थे मैंने, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, और थोड़े से इंडिविजुअल शेयर्स में। क्योंकि इंडिविजुअल शेयर्स के मैं इसलिए भी बनाता हूँ, क्योंकि कई बार कहते हैं मार्केट जब उछल-कूद मचा रही होती है, तो मैं ऐसे शेयर सेलेक्ट किए हुए होते हैं जिनमें ज़्यादा उछल-कूद नहीं होती। तो मेरे को उधर से लिक्विडिटी मिल जाती है। इधर का पैसा मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी की फायर फाइटिंग में लगा देता हूँ, लेकिन फायर फाइटिंग की ज़रूरत ज़्यादा पड़ी ही नहीं पूरे महीने। 25 जुलाई तक मैं अपनी सारी पोज़ीशंस क्लोज़ कर चुका था, और पिछले 5 सालों का परसेंटेज वाइज़ देखूँ तो मेरा बेस्ट मंथ जुलाई का महीना था। बहुत छोटे में आपको संक्षेप में जुलाई की स्टोरी सुनाई है। तो लेकिन हाँ, ये बात पक्की है कि जुलाई के महीने का जो नेट प्रॉफ़िट था, वो मेरे 1 दिन के लॉस के सामने तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो लॉस तो बहुत ही बड़ा था। तो जैसे मैंने बोला कि मैं चाहता भी नहीं कि उतना प्रॉफ़िट मैं कम से कम इस कैपिटल पे तो कमाऊँ। क्योंकि मुझे पता है कि उतना प्रॉफ़िट कमाने की सोचने के लिए ऑप्शन सेलिंग के थ्रू रिस्क भी बहुत बड़ा लेना पड़ेगा। तो ख़ैर, ये वीकेंड चल रहा है, और इस वीकेंड अगली पार्टी, क्योंकि जुलाई अच्छा गया। तो ये मेरी 2 कहानियाँ हैं, और बाद में जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, इन 2 महीनों की पूरी एनालिसिस करके जो मेरे 8-10 पॉइंट्स हैं, बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट, कि मैंने क्या सीखा, या फिर आपको मैं अगर पूरे एक्सपीरियंस को समराइज़ करके देना चाहूँ कि आप इन चीज़ों से क्या सीख सकते हैं, वो आपके सामने शेयर करूँगा। तो याद रखिए दोस्तों, मेरी जो पूरी की पूरी पोज़ीशनिंग है, वो ऑप्शन सेलिंग के पर्सपेक्टिव है, तो ऑप्शन बायर की तरह सोचेंगे तो फँस जाएँगे। याद रखिए, या फिर उसका उल्टा सोचिए, गिलास आधा खाली है या आधा भरा है, बिल्कुल वो डिफरेंस होता है ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के बीच में। तो क्या है मेरी खास-खास लर्निंग? सबसे पहली लर्निंग तो ये है दोस्तों, कि बड़ी इवेंट से पहले कभी पोज़ीशंस बना के मत रखो, कितना भी ज़्यादा विक्स आपको फ़ेवरेबल हो। बड़ी इवेंट में विक्स फ़ेवरेबल ज़्यादा भी इसीलिए होता है, क्योंकि बहुत बड़े मूव आ सकते हैं, और अपनी जो हेजेस होती है पोज़ीशंस की, या स्टॉप लॉस होते हैं, हेजेस या स्टॉप लॉस को बनाने में, लगाने में, एक भी दिन की गलती, एक भी दिन की लेज़ीनेस, एक भी दिन का आलस मत दिखाइए। मैं जो फँसा हूँ 4 जून को, वो इसलिए फँसा हूँ कि कहीं न कहीं मैं हेज को मूव करने में लेज़ी हो गया। मैंने प्राइमरी अपनी पोज़ीशन मूव कर दी, हेज मूव नहीं की। तो हेज को कभी मूव करने में आप आलस मत कीजिए। तीसरा, थोड़ा बहुत आप मार्केट के डायरेक्शन को लेके आप बायस हो सकते हैं। जबकि मैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर हूँ, फिर भी अगर मुझे पता है कि शेयर बाज़ार नेट-नेट 60% नेट से ऊपर जा ही रहा है, तो मैं 60-40, 50-50 नहीं तो 60-40 तो कर ही सकता हूँ। 60% पुट सेल, 40% कॉल सेल, तो थोड़ा-सा उसमें एडवांटेज मिल जाता है। और अगला पॉइंट ये है कि आँख मीच कर किसी भी न्यूज़ पर, मीडिया पर, एक्सपर्ट पर, किसी पर आँख मीच कर ट्रस्ट नहीं करने का है। एक्चुअली जो मेरा सारा का सारा लॉस है, उसको मैं कहीं न कहीं उस मीडिया के मत्थे मढ़ना चाहता हूँ, जिनकी बातों में आकर मैंने इतनी एक तरह से प्रो गवर्नमेंट पोज़ीशन लगाई, और और एग्रेसिव पोज़ीशन लगाता तो मेरा लॉस एक्चुअली 1 सीआर के ऊपर चला जाता। मैं तो फिर भी थोड़ा आराम वाली पोज़ीशन लगाई थी। अगला पॉइंट ये है दोस्तों, कि कभी-कभी मार्केट थोड़ा फ़ेवरेबल होती है आपके लिए, है ना? ऑप्शन सेलर्स के लिए फ़ेवरेबल मार्केट होती है।
दिख जाएगा आपको, बहुत दिनों से मार्केट कहीं जा ही नहीं रही, तो उस समय मार्केट की सिचुएशन को अपने अपनी तरफ लाने में ज़्यादा संकोच मत कीजिए, मतलब कि हेजिटेट मत कीजिए। कभी-कभी मार्केट आपको पैसा देने के मूड में बैठी होती है, तो उसको आप थोड़ा-सा एग्रेसिव होके ले सकते हैं। ये हर रोज़ मार्केट ऐसा नहीं होती। कई बार दोस्तों जब इंडाइसेस डांस करते रहते हैं, निफ्टी ऊपर भाग रहा है, बैंक निफ्टी नीचे भाग रहा है, या दोनों एक किसी भी भाग रहे हैं, फिर तब भी कई शेयर्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा लेज़ी होते हैं। तो अपनी कॉन्ट्रा पोज़ीशंस आप उन शेयर्स में भी बना सकते हैं, जिससे कि संतुलन बना रहे, जिससे कि आपको पैसा चाहिए तो इधर से निकाल के उधर की पोज़ीशन में लगा सके, और जिससे थोड़ी आपकी रेगुलर अर्निंग भी हो सकती है। मेरे कुछ ऐसे फ़ेवरेट शेयर्स हैं जिनमें मैं हर महीने पैसे कमाता हूँ केवल ऑप्शंस करके, ऑप्शन सेलिंग। टारगेट्स को कभी भी बहुत एग्रेसिवली, बहुत ही उत्तेजना के साथ आप बढ़ा नहीं सकते। जस्ट बिकॉज़ 1-2 महीने आपके अच्छे चले गए, तो कभी भी उनकी वजह से मुझे अपने टारगेट्स को बड़ा नहीं करना, नहीं यार अब तो मेरे को सब कुछ आ गया, क्योंकि मुझे पता है जब भी हमें लगता है सब कुछ आ गया, तो मार्केट पटक देती है और लगता है कि यार वो रूल मैंने क्यों ब्रेक किया। जब भी डाउट हो, ये लर्निंग सबसे बड़ी मेरे लिए, जब भी मेरे को मार्केट को लेके टेंशन हो रही है, मतलब मार्केट जा तो ऊपर रही है, लेकिन दिमाग में टेंशन है कि यार ये तो सही नहीं हो रहा, या नीचे गिर रही है तो सही नहीं हो रहा, या फिर एक ही पॉइंट पर खड़ी है। कई बार क्या होता है, कंसोलिडेशन इतना ज़्यादा, इतना लंबा चलता है कि उसके बाद बहुत ही नाइज़ी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है। जब भी आपको बड़ा डाउट हो, अपनी पोज़ीशन साइज़ कम कर लेनी चाहिए। अगर आप 80% इन्वेस्टेड हैं पोज़ीशंस में, तो 20-30 पे ले आओ। सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है, जब भी अपने आप को डाउट लग रहा है, अनईज़ी लग रहा है, पोज़ीशन साइज़ रिड्यूस कर देनी चाहिए। और बेसिकली हमेशा एक ऐसा बाहर का सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मनी अपने पास होना चाहिए, कि जिससे कि अगर पोज़ीशंस फँस जाएँ, तो पहला तरीका तो है कि उन्हीं पैसे को घुमा-फिरा के हम अपने को इस पोज़ीशन से निकल सकें। नहीं तो बिना उधार लिए बाहर की ऐसी सोर्स ऑफ मनी, आपकी कोई एफडी हो गई, या आपका कोई म्यूचुअल फंड, कहीं से भी आप ऐसा पैसा निकाल के मार्केट में एडिशनली डाल सकें, जिससे कि आप फायर फाइटिंग कर सकें। एक वो बैकअप होना बहुत ज़रूरी है, इमरजेंसी मनी की तरह होना चाहिए, लेकिन बिना उधार लिए होगा तभी चलेगा, क्योंकि अगर आप उधार के पैसे से ट्रेडिंग करोगे, तो लॉसेस पक्का-पक्का बढ़ जाएँगे। तो उधार का पैसा ट्रेडिंग में आना ही नहीं है। वैसे ही मैं मार्जिन मनी पे ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन वो उधार का नहीं है। और लास्ट रूल ये है कि अपने रूल बुक के सारे रूल्स फ़ॉलो करो। अगर कोई रूल फ़ॉलो नहीं कर रहे हो, तो देखो कि क्या उस रूल को चेंज करने का टाइम आ गया है, या फिर मैं अ, एक्साइटेड ज़रा ज़्यादा हो गया हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम अपने, और हमेशा देखिए, आप कोई से भी, अगर आपने 3-4 महीने ट्रेडिंग की है, मैं तो सालों से कर रहा हूँ, तो आपकी पक्का एक रूल बुक होगी। रूल बुक नहीं है तो बहुत ही गलत बात है। और मैं देखता हूँ हर 4-6 महीने में कोई रूल मैंने बेंड कर दिया या चेंज कर दिया। मार्केट जैसे-जैसे चेंज होती है, हमें भी अपने रूल्स को भी चेंज करना पड़ेगा। और अपने ही रूल्स हैं यार, अपने ही लिए हैं। लेकिन 80 टू 90% रूल्स हमेशा सेम रहते हैं, और उनको हम फॉलो करेंगे तो चैन की नींद सोएँगे। तो दोस्तों, यही आपके साथ शेयर करना चाह रहा था मैं, अपनी एक स्टॉक मार्केट की जर्नी का बहुत ही इंटरेस्टिंग 2 महीने। और आप बताइए आपको कैसा लगा? अगस्त की पोज़ीशंस ऑलरेडी मैं लगा चुका हूँ। कल मार्केट ने फ्राइडे को, मतलब 500 पॉइंट का मूव दिया, उससे थोड़ा-सा स्ट्रेस में है, पर फिलहाल कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, क्योंकि अधिकतर पोज़ीशंस मेरी या तो 8 अगस्त के बाद की हैं, या फिर अगस्त एंड की, या फिर दिसंबर की हैं, तो बहुत लंबा रास्ता है, वो अच्छे से कवर हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपको क्या इंटरेस्टिंग लगा, क्या अच्छा लगा? प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स में शेयर कीजिए। कमेंट्स में आप लिखें कि आप मुझसे और क्या, और किस टॉपिक के बारे में सुनना चाहेंगे। नॉलेज मेरे पास बहुत है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, 10,000 घंटे से ज़्यादा मैं ट्रेडिंग कर चुका हूँ। तो डेफ़िनेटली मैं आपकी कुछ ना कुछ हेल्प कर सकता हूँ। क्वेश्चन्स पूछेंगे तो आंसर भी करूँगा। और एक बार फिर से मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगेगा। और काफ़ी समय से मैं सोच रहा था कि डेली नहीं, तो कम से कम हर हफ्ते एक अपना ऑप्शन सेलिंग का, ये हफ्ता मेरा कैसा रहा, या फिर इस हफ्ते में क्या चीज़ ख़ास हुई, उस बारे में शेयर करने का एक वीडियो बनाऊँ। तो क्या है, वो उससे मेरी अपनी भी लर्निंग बढ़ेगी, और हो सकता है कुछ लोगों को उसमें हेल्प मिल जाए। अगर आपको लगता है कि इससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी, तो एक कमेंट में लिखिए, इससे एनकरेजमेंट मिलेगा मेरे को। और ऑब्वियसली मैं कोई अपनी पोज़ीशंस डिस्कस नहीं करूँगा आपके साथ, ओवरऑल डेटा और डायरेक्शन, और मैंने ऐसा क्या किया और क्यों किया, वो तो शेयर कर ही सकता हूँ। तो अगर आप ऐसे वीडियो में इंटरेस्टेड है रखते, तो एक इंटरेस्टेड वर्ड ही टाइप की कर दीजिए इस वीडियो में, अच्छा लगेगा। और मुझे पता है दोस्तों कि
हर महीने 2-3% पैसे कमाना कई लोगों को इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, लेकिन अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझते हैं, तो आपको पता होगा हर महीने 2-3% कमा पाने में कितनी ताकत है और आपका पैसा कितने हिसाब से मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर आपको नहीं पता है तो मेरे चैनल पे कहीं न कहीं आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का वीडियो मिल जाएगा, वो देखिए। और मुझे तो बहुत डर लगता है उन लोगों से जो हर 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 रोज़ 2-3% कमाने के चक्कर में रहते हैं, क्योंकि इवेंचुअली वो पैसा नहीं बना पाते। तो दोस्तों, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन आपसे लूँगा विदा, और फिर बहुत जल्दी आपकी ही डिमांड पर लेकर आऊँगा आपके लिए कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत एक्साइटिंग वीडियो। नमस्कार।